MA फाइनल राजनीति विज्ञान छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। आज का हमारा टॉपिक भारत में क्षेत्रीय और राज्य स्तर की पार्टियां, राजनीतिक दल, रीजनल एंड स्टेट पार्टीज इन इंडिया। मित्रों, महाराष्ट्र में शिवसेना, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अन्नाद्रमुक तथा पंजाब में अकाली दल के प्रभाव के बाद ये सवाल उठना अस्वाभाविक नहीं है कि क्या भारत में राज्य स्तरीय पार्टियां ही पनपेंगी। राज्य स्तरीय पार्टियां नई नहीं हैं। देश ने बंगला कांग्रेस, केरल कांग्रेस, उत्कल कांग्रेस जैसी कांग्रेस नामधारी क्षेत्रीय दलों तथा विशाल हरियाणा पार्टी, गणतंत्र परिषद, शेतकरी कामगार पार्टी, संपूर्ण महाराष्ट्र एकीकरण, महागुजरात जनता परिषद जैसी राज्य पार्टियों का भी उतार चढ़ाव देखा है। ऐतिहासिक परिस्थितियों में उनका विकास हुआ और अन्य परिस्थितियों में वे दूसरों से मिल गईं या समाप्त हो गई। सन 1967 में पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक और बाद में मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में जो सरकारें बनी उन्हें संयुक्त विधायक दल का नाम दिया गया, परंतु उन दलों की बड़ी शक्ति राज्य स्तरीय पार्टियां ही थी। भले ही वह राव वीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी हो, चौधरी चरण सिंह का भारतीय क्रांति दल हो, उड़ीसा के राजाओं की गणतंत्र परिषद या अजय मुखर्जी की बंगला कांग्रेस हो। दक्षिण में अन्नादुरई की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम शक्तिशाली पार्टी बनी। मित्रों, 11वीं लोकसभा में राज्य स्तरीय यानी क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व स्थापित हुआ और यूनाइटेड फ्रंट के भागीदार के रूप में वे केंद्र की मिलीजुली सरकार के आधार स्तंभ बने। 13 पार्टी की यूनाइटेड फ्रंट में तेलुगु देशम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तमिल मनीला कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और असम गण परिषद को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला। आज उन्हें राष्ट्रीय हितों का पोषण करने वाली क्षेत्रीय पार्टियां कहा जाने लगा है। क्षेत्रीय दलों का उद्भव जो है वो जन आंदोलन से हुआ। द्रमुक अगर द्रविड़ कड़गम की ब्राह्मण विरोधी राजनीति की उपज है तो तेलुगु देशम का जन्म कांग्रेसी सरकारों द्वारा तेलुगु स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के कारण हुआ और विदेशियों के खिलाफ अन्य जातीयतावादी छाप आंदोलनों के कारण असम गण परिषद अस्तित्व में आई। मित्रों, राज्य स्तरीय दलों को क्षेत्रीय दल संबोधित करने की हमारी आदत रही है। असल में असम गण परिषद, असम नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, DMK तमिलनाडु, अकाली दल पंजाब, शिवसेना महाराष्ट्र, सिक्किम संग्राम परिषद सिक्किम आदि सभी राज्य स्तरीय दल है। ये अलग अलग राज्यों में प्रभावशाली है, न कि किसी क्षेत्र विशेष में। यानी ये राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, इनको क्षेत्रीय दल हम ऐसे ही बोलते हैं। मित्रों, इन क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दलों की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है भारतीय राजनीति में राज्य दलों का वर्चस्व सन 1967 के चतुर्थ आम चुनाव के बाद बढ़ने लगा। दूसरी विशेषता है भारत के क्षेत्रीय दल आमतौर से राज्य स्तरीय दल ही है। तीसरा है इन राज्य स्तरीय दलों की प्रमुख मांग राज्य स्वायत्तता है। चौथी विशेषता है इन राज्य स्तरीय दलों की प्रमुख प्रतिस्पर्धा जो है कांग्रेस दल से रही है। और पांचवी विशेषता राज्य स्तरीय दलों की संकुचित अपील और आधार होते हैं, जैसे उपसंस्कृति, जातीयता और धर्म के तत्व आदि। छठी विशेषता है क्षेत्रवाद का उदय केंद्र के खिलाफ विद्रोह से होता है। और सातवीं और अंतिम विशेषता है क्षेत्रवाद भी वस्तुतः सत्ता हासिल करने का वैसा ही शॉर्टकट है, यानी छोटा रास्ता है, जैसा छोटा रास्ता राष्ट्रीय राजनीति करने वाले दल अपनाते हैं। तो ये थी क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दलों की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं राज्य स्तरीय दलों की सफलता का मूल आधार जो है क्या है। तो मित्रों, राज्य स्तरीय दलों की सफलता का मूल आधार उनकी लीडरशिप होती है, उनका शक्तिशाली नेतृत्व होता है। कैसे? वैसे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उचित नेतृत्व ही राज्य स्तरीय दलों की सफलता का आधार रहा है। एक बात माने तो नेता का व्यक्तित्व राज्य स्तरीय पार्टियों को शक्तिशाली बनाता है और उन्हें जीवित रखता है। उदाहरण के लिए हम तमिलनाडु को ले सकते हैं, जहाँ DMK के एक
एक ऐसा दल है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एक ऐसा दल है जो तमिल क्षेत्रीयता को आधार बिंदु मान करके बढ़ा है। यद्यपि नाम से यह दल क्षेत्रीय नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में एक समय द्रविड़ संस्कृति सारे भारत में फैली थी, परंतु केरल भाषी भी, जिसका तमिलनाडु में से सबसे अधिक सामीप्य है, अपने को द्रविड़ नहीं मानते। केरल जो है, केरल के लोग अपने आप को द्रविड़ नहीं मानते, और बावजूद इसके कि केरल में तमिल भाषियों की संख्या काफ़ी है, दोनों द्रविड़ पार्टियां वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी हैं। यानी तमिलनाडु में जो प्रभाव द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दल का है वो केरल में नहीं है, जबकि केरल उसके बहुत नज़दीक है, और केरल में तमिल भाषी लोग भी काफ़ी संख्या में, फिर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ा है। यदि इन राज्य स्तरीय पार्टियों का इतिहास देखा जाए तो इनकी सफलता के दो प्रमुख तत्व रहे हैं। एक, निजी पहचान कायम रखने का या इस निमित्त अपने राज्य के लिए विशेष व्यवहार उपलब्ध कराने का आग्रह, और एक, नेता विशेष की छवि। यद्यपि द्रविड़ कड़गम का जो उपदेश रामास्वामी नायकर ने दिया था, पर उस कल्पना को राजनीतिक शक्ति का रूप देना अन्नादुरई की विशेषता थी। सन 1967 के चुनावों के समय वहाँ चुनाव का बड़ा आकर्षण अन्ना का त्यागी तेजस्वी नेतृत्व था, जिसने कामराज के नेतृत्व को भी विफल कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनका दल विभक्त हो गया, और उनके अनुयायी एमजी रामचंद्रन ने भी अन्ना की लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए अपने दल का नाम अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम रखा। पर सभी मानते हैं कि इस समय इस दल का आधार उनका करिश्माती नेतृत्व ही है। यही बात राज्य स्तरीय दलों के साथ है। बंगला कांग्रेस की धुरी अजय मुखर्जी की लोकप्रियता थी। उत्कल कांग्रेस का आधार बीजू पटनायक का व्यक्तित्व था। भारतीय क्रांति दल हो या लोक दल, दोनों का प्रभाव सीमित क्षेत्रों में ही रहा है। उनके आगे बढ़ने का कारण चौधरी चरण सिंह की लोकप्रियता ही रही है। शेख अब्दुल्ला का नाम ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे कर सका, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जीत भी कुछ शेख अब्दुल्ला की कीर्ति का परिणाम थी। यद्यपि उसमें कश्मीर घाटी की क्षेत्रीयता व सांप्रदायिकता भी भागीदार हो गए। तेलुगु देशम के रूप में एक नई चुनौती आंध्र प्रदेश में उभरी। सन 1982 में वहां पहली बार कांग्रेस को अपदस्थ होना पड़ा, और कम्युनिस्ट व अन्य राजनीतिक दल भी महत्व शून्य हो गए। तेलुगु देशम के अभ्युदय में एनटी रामाराव की व्यक्तिगत लोकप्रियता कम नहीं थी। उनकी प्रचार शैली तथा जनता की मुख्य आवश्यकताओं पर जोर उन्हें जनता का विश्वास दिला सका। महाराष्ट्र में शिवसेना का आधार स्तंभ बाल ठाकरे का व्यक्तित्व विचारधारा रहा है। अब हम बात करते हैं केंद्र राज्य विवाद से ही राज्य स्तरीय दलों की स्थापना का। मित्रों, भारत जैसे विशाल देश में केंद्रीकरण की सफलता की संभावनाएं कम हैं। विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएं, रहन सहन के ढंग, सामाजिक मान्यताएं और भौगोलिक यथार्थ इस बात को अनिवार्य बना देते हैं कि उनके साथ अलग अलग ढंग से विचार किया जाए। ये बहुत जरूरी होता है। यद्यपि भारतीय संविधान में संघ शासन के रूप को स्वीकारा गया है, फिर भी मजबूत केंद्र की कल्पना की गई थी। ये बात मान ली गई कि केंद्र व राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें बन सकती हैं और रह सकती हैं। उनमें संवैधानिक प्रश्नों पर यदि विवाद हो तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया। फिर भी केंद्र तथा राज्यों में विवादों के ऐसे मुद्दे आए जिससे क्या राज्य स्तरीय दलों की स्थापना हुई। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के शक्ति संचय का कारण केंद्र और राज्य में हिंदी भाषा को लेकर विवाद रहे। अकाली दल की शक्ति का आधार राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जाने की मांग थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की शक्ति का आधार कश्मीर का पृथक स्वायत्त दर्जा बनाए रखने की मांग रही। तेलुगु देशम के अभ्युदय का कारण आंध्र प्रदेश में केंद्र द्वारा हर तीसरे महीने मुख्यमंत्री बदलने की प्रवृत्ति रहा। एक बार सत्ता में आने के बाद सभी प्रादेशिक दलों ने केंद्र विरोधी रुख अपनाया और केंद्र राज्य विवादों को जन्म दिया है। अब हम बात करते हैं राज्य स्तरीय दलों का औचित्य क्या है। मित्रों, प्राय राज्य स्तरीय दलों की भूमिका को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की हमारी आदत सी हो गई है, और हम आसानी से कह देते हैं कि राज्य स्तरीय दल राष्ट्रीय अखंडता के विरुद्ध हैं। राज्य दलों से राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है और केंद्र राज्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। भारतीय संघ व्यवस्था में राज्य स्तरीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनकी सकारात्मक भूमिका की तर्क संगत व्याख्या की जानी चाहिए। ये जो धारणा है
गलत साबित हुई है कि राज्य स्तरीय दलों के सत्ता में आने से राष्ट्रीय अखंडता भंग हुई है। यदि ऐसा होता तो तथाकथित राष्ट्रीय दल कांग्रेस, डीएमके, अन्ना डीएमके, अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, त्रिपुरा उपजाति युवा समिति जैसे प्रादेशिक दलों से समय समय पर गठबंधन न करती, जैसे कि कांग्रेस ने किया है। राज्य स्तरीय दलों के अस्तित्व के कारण ही भारतीय संविधान के संघात्मक प्रावधानों के क्रियान्वयन का सफल परीक्षण हुआ है। केंद्र की एक दलीय सरकार की निरंकुशता पर अवरोध लगाने का रचनात्मक कार्य संपन्न हुआ है। राज्यों की अस्मिता तथा राज्यों के अधिकार की आवाज बुलंद कर राज्यों की संविधान सम्मत संविधान प्रदत्त स्वायत्तता की रक्षा की जा सकी है। राज्य स्तरीय दलों के कारण अनेक राज्यों में प्रतियोगी दल प्रणाली या द्विदलीय व्यवस्था का चलन होने लगा, जिससे संसदीय व्यवस्था का संचालन आसान हुआ और सबसे महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका अपने राज्य विशेष के लिए अधिकतम आर्थिक सुविधाओं की मांग की गई, जिससे प्रादेशिक विषमता को दूर कर भारत के समुचित सर्वांगीण विकास को गति मिली। अनेक ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना पड़ा जो शायद राज्य पार्टियों के दबाव के बिना क्रियान्वित न होते। राज्य स्तरीय नेतृत्व ने सत्ता में रहकर अपने दावों को उचित साबित करने के लिए अपने राज्यों के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं। इन राज्यों के विकास से सारे देश को ही लाभ हुआ है। तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विकास की गति इसका प्रमाण है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो राजस्थान को हम देख सकते हैं। राजस्थान की विशेष भौगोलिक प्रकृति और प्रतिकूल जलवायु का ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार की तरफ से राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। राजस्थान में एक भी बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हुआ है। यदि हम बात करें राज्य स्तरीय के दलों के औचित्य की, तो यही कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब भी कभी इस तरह के क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आते हैं तो निश्चित रूप से वो राज्य के विकास की मांग को लेकर के अस्तित्व में आते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है राज्य का विकास करवाना। और राज्य का विकास राजनीतिक व्यवस्था में द्रुत गति से जो आर्थिक विकास है उसके लिए राज्य स्तरीय दलों का शक्तिशाली होना परम आवश्यक है। अब हम बात करते हैं भारत में प्रमुख राज्य स्तरीय दल कौन कौन से हैं। तो मित्रों, मेजर स्टेट पार्टीज इन इंडिया में हम 3 प्रकार के राज्य स्तरीय दलों को पाते हैं। पहले प्रकार के वे राज्य स्तरीय दल हैं जो वास्तव में जाति, धर्म, क्षेत्र अथवा सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन पर आधारित है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो कि तमिलनाडु के दल हैं, अकाली दल पंजाब में, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, शिवसेना महाराष्ट्र, झारखंड पार्टी बिहार और उत्तर पूर्व में कुछ आदिवासी संगठन जैसे नागालैंड नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट आदि। ये हैं पहले प्रकार के राज्य स्तरीय दल जो वास्तव में जाति, धर्म, क्षेत्र अथवा सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे प्रकार के राज्य दल वे हैं जो किसी समस्या विशेष को लेकर अथवा सदस्यों की क्षुब्धता के कारण राष्ट्रीय दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से अलग होकर बने हैं। इनमें से अधिकतर दल केवल कुछ समय के लिए राष्ट्रीय रहे हैं, कुछ ने स्वयं को राष्ट्रीय दल का स्तर देने का प्रयत्न किया है और कुछ केवल नाम मात्र को रह गए हैं। इस प्रकार के दलों में भारतीय क्रांति दल, बंगला कांग्रेस, उत्कल कांग्रेस, केरल कांग्रेस, तेलंगाना प्रजा समिति, विशाल हरियाणा तथा लोकदल इत्यादि नाम लिए जा सकते हैं। ये दूसरे प्रकार के वे राज्य स्तरीय दल हैं जो कि किसी सदस्य की क्षुब्धता के कारण या किसी समस्या विशेष को लेकर के कांग्रेस से अलग होकर के बने थे। तीसरे प्रकार के दल वे हैं जो विचारधारा तथा लक्ष्यों के आधार पर तो राष्ट्रीय दल हैं, परंतु उनका समर्थन केवल कुछ लक्ष्यों तथा कुछ मामलों में केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। तीसरे प्रकार के दल वे जो विचारधारा तथा लक्ष्यों के आधार पर तो राष्ट्रीय दल हैं, परंतु उनका समर्थन केवल कुछ लक्ष्यों तथा कुछ मामलों में केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। इस प्रकार के दल जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर, मुस्लिम लीग,
तथा क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी इत्यादि है। कुल मिलाकर के राज्य दलों का अस्तित्व केवल नाम मात्र का नहीं है, न ही ये दल केवल स्थानीय स्तर पर केवल कांग्रेस अथवा अन्य राष्ट्रीय दलों का दूसरा रूप है, अपितु ये अपने आप में स्वायत्त तथा महत्वपूर्ण है और राज्य स्तर की राजनीति में इनकी विशेष भूमिका है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।